ना हो। अच्छा, ये बता दो जरा, कल क्या क्या पढ़े थे हो, याद है? मॉड्यूल बनाए थे कुछ? झूठ बोलते हो बे तुम लोग। झूठ है, बनाए थे। ये बोलो भैया, सबसे पहला फॉर्मूला आई इक्वल्स टू क्या पढ़े थे? डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ना। अच्छा ये बताओ मित्र, क्या आई एवरेज निकालना हो तो निकाल लोगे? ए भाई, ए भैया, बाबू आई एवरेज निकाल पाओगे? क्या लिखोगे? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अरे क्लियर है क्या? क्या क्यू लिखना हो, टोटल चार्ज लिखना हो, क्या आई डी टी कर सकते हो? कर सकते हो ना? करंट का एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, ठीक है ना? सस्ता है यार, बहुत बहुत आसान है, कुछ खास बात नहीं है इसमें। अच्छा, नहीं तुम्हारे लिए भी है यार, तो बात मानो भाई, मानो तो पहले की आसान है। ले, वी आर हैविंग ट्रबल, तो हम कहाँ आपसे कुछ मांग भी रहे हैं? ट्राई अगेन। ये क्या खुला था? चलो भाई, इसके बाद क्या पढ़े थे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़े थे, वीडी इक्वल्स टू क्या भाई? ई बाई एम इंटू टाउ। अगर ऐसे वेक्टर लगा हो तो यहाँ क्या माइनस साइन आ जाता है? मैग्नीट्यूड में माइनस माइनस का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, नेगेटिव साइन का मतलब तो जानते हो ना क्या होता है? क्या? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या वी बाई एल लिख सकते हो? तो वी डी इक्वल्स टू क्या हो जाता है भाई? ईवी बाई एम एल इंटू टाउ। यही तो होता है ना? एकदम सस्ता, 2 कौड़ी का। अच्छा ये बताओ, सुनो नित मित्र, ये बताओ, आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी नाम का कोई फॉर्मूला पढ़े थे क्या? रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। अच्छा, करंट डेंसिटी का नाम सुने थे? जे इक्वल्स टू आई बाई ए। अच्छा, इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो पता है? मतलब जे और ए से आई निकाला गया था। आई इक्वल्स टू जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अरे क्लियर है ना? हाँ। और थीटा इज द एंगल बिटवीन जे वेक्टर एंड डी ए वेक्टर। यहां से जब इसको ओपन करते हैं तो क्या लिखते हैं? जे डी ए कॉस थीटा लिखते हैं ना? थीटा इज द एंगल बिटवीन, बोलो बोलो बोलो, थीटा इज द एंगल बिटवीन किसके किसके बीच का? जे वेक्टर एंड नॉर्मल ऑफ, नॉर्मल ऑफ एरिया लिख दे रहे हैं हिंदी में। एरिया वेक्टर पता चला सरफेस कोई वेक्टर मान बैठे हैं। एरिया वेक्टर समझते हैं ना? एरिया के परपेंडिकुलर। गुड जॉब, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये बताओ भैया, जे इक्वल्स टू अगर हम यहां से देखें तो क्या एन ई वी डी हो जाता है? और वी डी इक्वल्स टू कुछ लिखते हैं क्या? बोलो बोलो बोलो। हाँ भाई, वी डी इक्वल्स टू क्या लिखते हो? ई ई बाई एम इंटू टाउ। तो करंट डेंसिटी का एक फॉर्मूला हो जाता है एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई, हो जाता है ना? अच्छा, अगर तुमको दिक्कत ना हो तो इसको क्या सिग्मा इंटू ई लिख लेते हैं? सिग्मा को क्या बोलते हैं? सिग्मा को क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। क्या बोलोगे भैया? कंडक्टिविटी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ कष्ट नहीं? दीदी थोड़ा समय से आया करो, बाय द वे हम भी लेट आए हैं। हाँ बैटरी डेड है। हाँ वो बस चलेगा, थोड़ा सा चल के बंद हो जाएगा। चलो, जब तक चल रहा है तब तक भाई साहब, अरे भाई यहाँ तक कहानी क्लियर हो गया ना? इसके बाद क्या पढ़े थे? करंट डेंसिटी के बाद ये बताओ, सिग्मा अलग कर लोगे? सिग्मा क्या है? एनी स्क्वायर।
अब ठीक है, चलो भाई, एनी इंटू म्यू को क्या लिख सकते हो, कंडक्टिविटी लिख सकते हो ना। अच्छा, रेजिस्टिविटी अगर लिखना हो तो जे बराबर ये क्या सिग्मा इंटू ई हो गया, तो सिग्मा का एक फॉर्मूला हो गया एन ई इंटू म्यू, और अगर रेजिस्टिविटी लिखोगे तो 1/NE इंटू म्यू। ये फॉर्मूला याद रखना है, इसमें बहुत सवाल पूछे हैं, बहुत सवाल पूछे, हम यहां तक याद नहीं रख पाते, पता क्या होता है, गड़बड़ा देते हैं इसमें, यहाँ तक याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मिक्स कर देते हैं, तो इस वजह से सवाल गड़बड़ हो जाता है, फिर ढूंढने लग जाते हैं कि क्या लगाएं, और डायरेक्ट इसी फॉर्मूले पे सवाल आएगा। तुमको सब दिया रहेगा, नंबर डेंसिटी दिया रहेगा, मोबिलिटी दिया रहेगा, दो चीज दिया रहेगा, कहेगा रेजिस्टिविटी बताओ, तो फिर रेजिस्टिविटी दिमाग चलते हैं हमारे दिमाग में आने लगता है M/NE² इंटू टाउ, फिर हम वहां ये म्यू डाल नहीं पाते, बात समझ रहे हो ना, तो दिक्कत बढ़ जाता है सवाल में। अच्छा, इसके बाद क्या पढ़े थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस पढ़ लिए थे, बोलो, अरे पढ़ लिए थे। आर इक्वल्स टू एक फॉर्मूला निकाले थे, ML/NE² टाउ इंटू ए, फिर इसको लिखे थे कि M/NE² इंटू टाउ कॉन्स्टेंट है, और L/A है, इसको मान लो रो, क्या मान लो, रो, तो रो अपॉन रो बराबर क्या हो, आर बराबर क्या हो गया, रो L/A, और अभी हम पीछे से भी पढ़ के देखें कि M जो था NE² टाउ बाई एम था, तो रेजिस्टिविटी जो होता है 1/कंडक्टिविटी के होता है, और ये M/NE² इंटू टाउ हो गया, अरे हो गया ना, कोई कठिन बात नहीं। अच्छा, इसी में हम पढ़े थे कि क्या रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, अरे क्लियर है क्या। अच्छा, इन दोनों बातों पर रेजिस्टिविटी डिपेंडेंट कि इनडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन ना, बस इसको कैसे चेंज किया जा सकता है, टेम्परेचर से, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बढ़ेगा रहेगा दहा, टेम्परेचर बढ़ाओगे रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, क्या रिजल्ट याद है, डी आर बराबर क्या लिखते हैं, R0 अल्फा dt, या आर बराबर R0 1 + अल्फा डेल्टा t, पढ़ते ना हो, कोई दिक्कत। अच्छा, चलो भैया, वेरी गुड। अच्छा, दूसरी बात क्या है, ये तो हो गया अपने पास आर बराबर, रेजिस्टिविटी बराबर भी लिख सकते हो ρ0 1 + अल्फा डेल्टा t, इससे सवाल पूछे गए हैं, मतलब ठीक ठाक सवाल पूछे गए हैं। अच्छा, ये बताइए, अगर हम कहें रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम, रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम कैसा होगा, तो तीन तरह के, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कुछ भी लिख लो, टेम्परेचर के साथ तो दोनों एक ही फंक्शन में वेरी कर रहे हैं ना, ठीक है ना। तो अगर तुम कंडक्टर की बात करते हो, किसकी बात करोगे भैया, कंडक्टर की, तो एब्सोल्यूट जीरो पे कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही, और उसके बाद ये ऐसे बढ़ता जाता है, टेम्परेचर के साथ बढ़ता जाता है, देखो लीनियर रिलेशन है कि नहीं, mx + c बनाता है। अच्छा, इसी में एक टर्म आ जाता है, क्या भैया, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, हम बनाते हैं अलॉयज, क्या बनाते हैं, अलॉयज, अलॉयज इस वजह से बनाते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएं फिर भी रेजिस्टेंस पे ज्यादा कोई खास फर्क ना पड़े, क्लियर है ना। अब मान लो बल्ब होता था पुराने जमाने पे, जो नाइक्रोम वाला बल्ब होता था, वो बहुत देर तक जल रहा है, अगर उसको नॉर्मल कंडक्टर या मेटालिक मेटालिक बिहेवियर रख के बनाया जाता, तो जब उसका हीटिंग होता, जब उसका टेम्परेचर बढ़ता, तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाना चाहिए था, और रेजिस्टेंस बढ़ जाता तो सोचो जितना ज्यादा देर तक जलता, जैसे जैसे उसका टाइम बीतता जाता, उसका पावर कंजम्पशन बढ़ता जाता, तो एक तो वैसे ही वो 100 वाट खींच रहा था, जितने में आज के 10 बल्ब जल जाएंगे, नहीं, तो उसे पावर फैक्टर बहुत खराब हो जाता था। तो अलॉयज में क्या हुआ, इसमें ऐसा मिक्सचर तैयार किया गया कि जो इसका रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ वेरी तो करता है लेकिन बहुत कम, क्लियर है ना। जनरली तुमको क्या दिखेगा जब कंपैरिजन होगा दोनों का, तो तुमको ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन दिखाया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अलॉयज का आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तब भी उसका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, बट वास्तविकता में थोड़ा चेंज होता है, ठीक है ना। उसके बाद एक टर्म होते हैं जिनको बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स, इनका रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, अरे क्योंकि इसमें कंडक्टिविटी तो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर की वजह से हो रही है ना, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे क्या इलेक्ट्रॉन होल पेयर का नंबर उतना ज्यादा हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर का नंबर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी घटेगी, ठीक है ना। चलो, समझदार हो तुम लोग। अब देखो, हाँ बच्चा बताओ, क्या चीज, हाँ, वो दिया रहेगा किसी T0 टेम्परेचर पे ρ0,
बात समझे ना? जैसे मैंने कहा कि 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मेरा रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो वो रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा? टी नॉट और रो नॉट, टेम्परेचर टी नॉट और रेजिस्टिविटी रो नॉट। ठीक है ना? मतलब दो अलग अलग सिचुएशंस होंगे, अभी आएगा सवाल सामने। जैसे देखो यहां पे कह रहा है अ चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हैज मोबिलिटी। निकाल, ये लगा लिए थे क्या? म्यू इक्वल्स टू वी डी बाई, डी आंसर था, ठीक, अच्छा ओके। यहां देखो तो ये लगा लिए थे। और कॉपर वायर ऑफ लेंथ कितना मीटर? 10 मीटर, रेडियस इतना, हैज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इतना, द करंट डेंसिटी इन द वायर फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ वोल्ट पर मीटर। बताओ 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 बताओ। करंट डेंसिटी बताना है जे, देखो कौन निकालता है। चलो निकालो, क्या क्या दिया हुआ है? वायर का लेंथ दिया हुआ है, वायर का रेडियस दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दिया हुआ है आर 10 ओम, द करंट डेंसिटी इन द वायर फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो दिया नहीं है। देखो आंसर आएगा क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी नहीं दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं दिया है, वोल्ट पर मीटर लिखा हुआ है। कितना वोल्ट पर मीटर? ये नहीं दिया हुआ है, तो देखिए क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। हाँ 10 वोल्ट पर मीटर ना? हाँ 10 है, यस। यहाँ लिख लेना 10 वोल्ट पर मीटर। क्या आंसर आ रहा है? डी। कैसे निकाले? ये बताओ बच्चा, सुनो, आई इक्वल्स टू क्या पढ़े हो? करंट डेंसिटी जे इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई पढ़े हो? बोलो बच्चा, जे बराबर क्या पढ़े हो? सिग्मा इंटू ई पढ़े हो ना? सिग्मा को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या रेजिस्टिविटी इसका उल्टा होता है? तो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो आर इक्वल्स टू क्या होता है? रो एल बाई ए। अरे क्लियर है क्या? और रो की जगह क्या 1 बाई सिग्मा लिख सकते हैं? तो आर बराबर क्या एल बाई सिग्मा ए लिखा जा सकता है? तो सिग्मा बराबर क्या एल बाई आर ए लिखा जा सकता है? अरे लिखा जा सकता है ना? तो अगर सिग्मा पता चल जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा? लेंथ कितना मीटर हो और रेडियस रेजिस्टेंस 10 ओम, और एरिया पाई आर स्क्वायर लिखोगे। पाई आर स्क्वायर कितना? ये रेडियस ये भी मीटर में ही है, लिखा नहीं है बट मीटर में ही है ना? तो कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर 10⁻⁻⁴ बाई पाई। क्या पाई से पाई कट जाएगा? 10 से 10 कट जाएगा, क्या 10⁻⁴ हो जाएगा? तो जे बराबर हो गया 10⁻⁴ इंटू 10 बराबर कितना? 10⁻⁵ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्या बन गया यार? देखो नीट 2022 का सस्ता सवाल, ये देखो 2020 में पूछा गया था। अ चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हैज मोबिलिटी। ये तो किए थे, ये तो दोबारा आ गया। फिर वही कितनी बार आ जा रहा है यार ये सवाल। अच्छा ये पढ़ लिए थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग, हाँ पढ़ लिए हैं। ये ग्राफ तीनों देख लिए। देखिए रेजिस्टिविटी टेम्परेचर ग्राफ किसके लिए? कॉपर के लिए, कंडक्टर के लिए स्ट्रेट जाता है बट थोड़ा ऊपर से चलेगा, ठीक है ना? क्योंकि जीरो टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ तो रेजिस्टिविटी रहेगी। फिर यहां से जब ऊपर जाएंगे तो थोड़ा सा हल्का सा कर्व आ जाता है, क्यों? क्योंकि फिर टेम्परेचर ज्यादा रेट से बढ़ने लगता है। इसके बाद अल्फा भी वेरी कर जाता है। जब आप हाई टेम्परेचर पर जाते हैं तो जो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस है वो क्या होता है? वो वेरी कर जाता है, तो यहां से ग्राफ हल्का सा टिल्ट कर जाता है। अच्छा, जब आप बात करेंगे किसका? नाइक्रोम वायर का, जो आपके पास अलॉयज हैं, तो जनरली ग्राफ सीधा रहता है, बहुत हल्का सा टिल्ट होता है, बहुत कम वेरिएशन आता है रेजिस्टेंस में। सेमीकंडक्टर्स का बात करेंगे तो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? हाँ क्या बच्चा? सुपर कंडक्टर्स का स्पेसिफिक ग्राफ डिफाइन नहीं होता, बस वो थोड़ा ऐसे बदल जाता है। वो सुपर कंडक्टर्स के अलग अलग पे अलग अलग सुपर कंडक्टर्स की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। कह रहा है इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज इतना एंड द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कॉपर इज इतना, फाइंड द मोबिलिटी। म्यू निकालना है।
म्यू निकालना है, दिमाग लगाओ। रेजिस्टिविटी का रिलेशन पढ़े हो ना? क्या पढ़ा अभी? एनी म्यू की वन बाई एनी म्यू? अरे सिग्मा बराबर एनी इंटू म्यू इंटू, मतलब ये तो यही रहता है ना। मतलब तुम क्या लिखते हो, जे बराबर, जे बराबर क्या लिखते हो, करंट डेंसिटी बराबर एनी म्यू इंटू ई। तो यही तो सिग्मा बनता है यार। तो रेजिस्टिविटी में क्या लिखोगे, वन बाई एनी इंटू म्यू। तो म्यू लिखना है तो म्यू बराबर कितना हो जाएगा, वन बाई एनी इंटू रो, एन की वैल्यू। नंबर डेंसिटी दे रखा है क्या, 8.5 इंटू 10 to the power 28, 1.6 इंटू 10 to the power -19, और रेजिस्टिविटी कितना, मल्टीप्लाइड बाई 1.72 इंटू 10 to the power -8। निकालते रहना घर पे बैठ के भाई आराम से। ये बताओ, ये बताओ, देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लेटिनम वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 2 ओम। मतलब तुमको टी नॉट दे रखा है कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, और आर नॉट कितना दे रखा है, 2 ओम। और कह रहा है टी टेम्परेचर हमने बढ़ा के कर दिया 80 डिग्री सेल्सियस, तो मेरा आर जो है वो बढ़ के हो गया कितना, 6.8 ओम। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्या अल्फा पूछ रहा है, अल्फा पूछ रहा है, क्या लिखोगे अल्फा बराबर, फॉर्मूला क्या, आर बराबर आर नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी। ऐसे वाला फॉर्मूला याद किया करो, ज्यादा अच्छा रहता है। क्या, आर माइनस आर नॉट इक्वल्स टू आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। तुमको क्या निकालना था, अल्फा ना। तो आर माइनस आर नॉट अपॉन कितना, आर नॉट डेल्टा टी। आर कितना हो, 6.8 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 4.8, डिवाइडेड बाई आर कितना, डिवाइड बाई आर नॉट। आर नॉट कितना, 2, आर नॉट ना, और डेल्टा टी कितना हो, 80। भाई केल्विन में रखो चाहे डिग्री सेल्सियस में रखो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। अरे क्लियर है, कटेगा, कितना आएगा अल्फा बराबर 3 इंटू, कट जा रहा है क्या, 8 दूना 16, 2 16 48, यस, 3 इंटू 10 to the power -2, -2 पर डिग्री सेल्सियस। अरे कठिन है क्या, ऐसे ही टाइम पास सवाल आते हैं यार। ये एक बता दो तो जरा, at room temperature the resistance of heating element is 100 ohm, calculate the temperature of the element if the resistance is found to be 117 ohm, the temperature coefficient of resistance of material is इतना। बताओ जरा, कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करो, आज खूब बढ़िया बढ़िया चीजें सिखाएंगे, 3 4। ये जो इश्क है मेरा। कितना आ रहा हो, सब कट जा रहा है क्या, 1000 आ रहा है, 100 से 170, 1000 बढ़ाना पड़ रहा है यार, 17, और ये कितना हो जाएगा 170, यहाँ 10 to the power -4 इंटू टी, ठीक है ना। तो 10 से ये कट जाएगा तो 10 हो जाएगा, ये 10 to the power, ठीक, ये वाह क्या बात है, 1000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। चलो, और आगे बढ़ो। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं किसका भैया, ओम्स लॉ एंड एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ में एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस तो वही था, क्या पढ़े थे, आर बराबर, आर बराबर क्या पढ़े हो, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। ये तो पढ़े हो ना, ये याद रहना चाहिए भाई, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, सब फॉर्मूला फॉर्मूला बनेगा, बस थोड़ा ध्यान से देख लो। ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में आप V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं,
तो इसमें कुछ करंट दौड़ेगी आई। तो ओम ने कहा कि आई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, वी के। तो आई इक्वल्स टू अपन क्या लिख देते हैं, वी बाई आर। तो वी इक्वल्स टू क्या बन जाता है, आई आर। कल पढ़े थे क्या ये सब, नहीं पढ़े थे, अच्छा। v इक्वल्स टू क्या बन जाता है अपने पास, आई आर। अच्छा, बस कंडीशन क्या होती है कि अगर r को आप देखो तो r एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकल के आया है, आया है कि नहीं आया है। तो ये कांस्टेंट चेंज नहीं होना चाहिए। अभी आप क्या पढ़ के आए हो कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या आर चेंज हो जाता है, आर चेंज हो जाता है ना। तो अपने को क्या करना है, आर को चेंज होने से रोकना है। मतलब ओम्स लॉ तब तक वैलिड रहेगा जब तक तुम्हारा क्या होगा, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर वेरिएबल हो गया तो ये काम करने वाला नहीं है, तब ओम्स लॉ काम नहीं करता है। ओम्स लॉ तब तक काम करेगा तो जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आर क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या ये कांस्टेंट रहना चाहिए, और इसको कांस्टेंट रखने के लिए आपको टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अरे क्लैरिटी है। इसी वजह से जब भी किताबों में स्टेटमेंट देखोगे तो लिखा होता है द करंट इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्योंकि अगर टेम्परेचर वेरिएबल हो गया तो आपका रेजिस्टेंस वेरिएबल हो जाएगा, और तब आपका ओम्स लॉ काम करने वाला नहीं है। इसीलिए एक लिमिटेशन हो जाती है ओम्स लॉ की कि इट इज नॉट वैलिड एट वेरी हाई टेम्परेचर्स। क्योंकि जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो थोड़ा सा भी टेम्परेचर का वेरिएशन होगा तो रेजिस्टेंस बदलेगा, और रेजिस्टेंस बदलेगा तो ओम्स लॉ काम नहीं करेगा। बात समझ आई। अच्छा, देखो इसमें दो छोटी छोटी बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं। क्या है, एक है आपके पास आई और एक है आपके पास वी। ग्राफ कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। बहुत छोटी छोटी बहुत बारीक बारीक बातें, लेकिन फिर भी ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम यहाँ वी लिख दें और यहाँ क्या लिख दें, आई, तब भी हमको ग्राफ क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। बट एक बात आप ध्यान से देखोगे कि जब यहां पर स्लोप लिखोगे ना टेन थीटा, तो क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो आई बाई, देखो हम कह रहे हैं ये कोई वी वोल्ट है और ये कोई आई करंट है, तो टेन थीटा आई बाई वी लिखा जाएगा। तो आई बाई वी को मैं आर लिखूं कि वन बाई आर लिखूं, क्या लिखूंगा, वन बाई आर। मतलब टेन थीटा को क्या बोलते हैं, स्लोप। तो स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी आई। वी आई में अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा भाई, अपने पास क्या आ जाएगा, आई, और यहाँ पे क्या आएगा, वी। और जब यहां पर टेन थीटा लिखोगे तो क्या लिखोगे, v बाई आई ना, एंड v बाई आई क्या होता है, r। तो मतलब स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। अब देखो तुमसे दो छोटे छोटे सवाल पूछेगा, यहां कहेगा i, यहां कहेगा v, और उसके बाद एक वायर यहां से लगा देगा, एक वायर यहां से निकाल देगा, ये कह देगा a है, ये कह देगा b है। बोलो बोलो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ए का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ना। हमेशा जरूर ध्यान देना, आई और वी, इतनी छोटी सी चीज आंखों के सामने से निकलेगी ना, अगर ध्यान नहीं दिए तो गलत कर सकते हो कि आई और वी दिया है कि वी और आई दिया है। जब भी ओम्स लॉ का कोई ग्राफ आए, रेजिस्टेंस पहचानने के लिए आए कि रेजिस्टेंस कम है या ज्यादा है, तो हमेशा इस बात का ध्यान देंगे कि ग्राफ आई वी दिया है या वी आई। पढ़ने में वी आई सीधा लगता है, वी आई पढ़ने में सीधा लगता है तो उसमें सीधा सीधा चलेगा। आईवी पढ़ने में उल्टा लगता है तो उसमें रिवर्स हो जाएगा, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि कौन से में क्या था। वैसे बहुत आसान बात है, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है ये। तो यहां देखोगे तो इस सिचुएशन में क्या होगा, किसका स्लोप ज्यादा है, थीटा ए की थीटा बी। स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए, देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी। लेकिन अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछ लेता, क्या यहां लिख देता v और यहां लिख देता i, फिर तुमको कहता ये a और ये b, बताओ अब क्या लिखते, अब क्या लिखते, स्लोप ऑफ b और स्लोप ऑफ a, थीटा ऑफ b इज ग्रेटर देन थीटा ऑफ a, देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ b विल बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ a। अरे क्लैरिटी है क्या, पक्के पल्ले पड़ रहा भाई साहब। ये देखो सेमीकंडक्टर्स का वी आई ग्राफ पढ़े हो, फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग पढ़े हो कि नहीं, अरे पढ़े हो। जिसकी एलईडी बनाई जाती है ना हमारे घरों में, उसका ग्राफ थोड़ा सा अलग होता है, करंट वर्सेस वोल्टेज का। ये थोड़ा स्ट्रेट चलता है, मतलब है तो यही वाला पार्ट ही, लेकिन ये थोड़ा सा अलग वेरी करता है, ठीक है ना। ये नॉन लीनियर रीजन है, एनसीईआरटी का ग्राफ है। मतलब तुमको कभी अगर गैलियम आर्सेनाइड का करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ दे दे तो तुमको पहचानने आना चाहिए। मतलब रेजिस्टेंस घट जाता है, फाइनल रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस से कम हो जाता है, ठीक है ना।
ये ग्राफ जरूर याद कर लेना बच्चा, जरूर एकदम ध्यान से देख के रट लेना इसको। दोनों नॉन लीनियर रीजन है, नॉन लीनियर रीजन है पूरा यहां से यहां तक। ये नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस थोड़ा घट जाता है जब हम वोल्टेज बहुत बढ़ा देते हैं तो। ठीक है ना, एकदम एज इट इज ऐसे ही रट लेना, कोई चेंज नहीं है इसमें। ठीक, यहां तक कहानी समझ आई? चलो इसको लिख लो, यहीं से तो लिखना है। इसके पहले तो खाली सवाल लगाए थे ना। ठीक, चलो करो। ओम्स लॉ एंड एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आज अपन सीख लेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, लगभग सारे। कलर कोडिंग सिलेबस में से हट गया है, और पोटेंशियोमीटर, दो टॉपिक हटे हैं ना, कलर कोडिंग एंड पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर तो पिछले साल भी नहीं था। नहीं, लेकिन पढ़ लेना उसको, अल्फा बीटा गामा डीके पढ़ लेना, बस डीके क्या होता है ये पढ़ लेना। क्यू वैल्यू भले मत पढ़ना, काइनेटिक एनर्जी भले मत पढ़ना, लेकिन अल्फा बीटा गामा डीके क्या है वो पढ़ लेना। हो गया जी। कभी कभी तुमको ए और बी पे ना सीरीज और पैरेलल लिख के दे देगा, पहचानो कौन सीरीज कौन पैरेलल। तो याद रखना कि सीरीज का रेजिस्टेंस हमेशा पैरेलल के रेजिस्टेंस से बड़ा होता है। मान लो ए और बी की जगह यहाँ पे सीरीज और पैरेलल लिख के दे दे, तो पहचानने को बोल देगा कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल का ग्राफ है। तो क्या करोगे, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, सीरीज वाले का पैरेलल वाले का? सीरीज वाले का। ठीक है ना, पैरेलल वाले का कम होता है, तो रिलेट कर लेना, जिसका रेजिस्टेंस कम आएगा वो पैरेलल। हो गया बच्चा? चले यार, जल्दी करो, लेट मत करो यार, थोड़ा तेज पेन चलाओ। क्या चीज? हम्म। 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 सिल्वर। हाँ। हाँ, कॉपर लिखा है, सिल्वर होता है यार। हाँ हाँ। हाँ, इसलिए नहीं तो गोल्ड की उससे भी ज्यादा होती है, कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा गोल्ड की होती है। इसीलिए क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाई जाती हैं, जो महंगी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, उसमें गोल्ड यूज किया जाता है। हो गया भैया? चले आगे बढ़ जाए, बढ़ा जाए। चलिए आइए देखिए, ये तो ग्राफ पढ़ ही लिए, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर ग्राफ पढ़ लिए है ना। ये किसका था, ये अपने पास किसका, कॉपर का है।
ये हमारे पास नाइक्रोम का है, ये हमारे पास किसी सेमीकंडक्टर का है, ये सब पढ़ लिया। चलिए ये बताइए, ये सवाल, द वोल्टेज वी आई ग्राफ फॉर द कंडक्टर एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2 एज शोन इन फिगर, द रिलेशन बिटवीन, देख 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 भाई देख, ये T1 है, ये T2 है, ये T1 है, वी आई है ना, अरे सीधा चल रहा है ना, सीधा चल रहा है ना, तो स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जानते हो ना, तो क्या लिखोगे, T1 इज ग्रेटर देन T2, कौन सा ऑप्शन, ए, ठीक है ना। चलो यहां देखो, अच्छा ओम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या क्या है, ओम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या क्या है, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, तीन ही लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन क्या है, क्या पढ़े हो अभी, नाम बोला था मैंने, इट इज नॉट वैलिड एट, इट इज नॉट वैलिड एट वेरी वेरी हाई टेम्परेचर्स, और दूसरा इट इज नॉट वैलिड फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर्स, नॉन ओमिक कंडक्टर्स में कौन कौन आ जाते हैं, लाइक सेमीकंडक्टर्स, अरे समझ रहे हो ना, सेमीकंडक्टर्स और सुपर कंडक्टर्स। जब टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है ना, जैसे यूएस में जब टेम्परेचर होता है वो बहुत नीचे चला जाता है, -50 -60 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, -40 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, तो उस समय उन जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना बहुत टफ टास्क होता है। क्यों, क्योंकि जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, क्लियर है ना, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो पाती, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हो जाता है, तब भी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस घट जाता तो हमको दिक्कत ही क्या होती, समझ रहे हो ना। जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है तो रेजिस्टेंस, कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है फिर, ठीक है ना, तो फिर वहां हीट, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करना बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जाती नहीं है, बहुत ज्यादा लॉस पे जाती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए, कभी सुना होगा कि अभी अपने कश्मीर में भी 1 साल हो गया था कोविड वाले टाइम पे, कि जब सब लॉकडाउन लगा था तो उधर ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इतनी ज्यादा ठंड बढ़ गई थी कि पावर कट हो गया था, ठंड बढ़ने से पावर कट हो गया था, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी किसके थ्रू सप्लाई कर रहे हैं, कंडक्टर्स के थ्रू, और कंडक्टर्स लो टेम्परेचर पर एफिशिएंटली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्लियर है ना, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इस वजह से हम सुपर कंडक्टर्स का यूज करते हैं। सुपर कंडक्टर्स बेसिकली आयोनाइज्ड गैसेस होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को एक एंड से दूसरे एंड तक लेकर जाती है, ठीक है। हाँ हाँ, तो वही बात है ना, उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो वही, तभी तो वो रेजिस्टेंस, जीरो रेजिस्टेंस के अप्रॉक्स रेजिस्टेंस ऑफर करती है, बट वो बहुत लो टेम्परेचर पर ऐसा करती हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा तो फिर वहां सुपर कंडक्टर्स किसी काम के नहीं रह जाएंगे। अच्छा ये बताओ, ये देखो कह रहा है, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ ओम्स लॉ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द ईएमएफ ऑफ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, डायमीटर 5 मिलीमीटर, द मेजर्ड करंट इन द कंडक्टर इज 2 एम्पियर, द मैक्सिमम परमिसिबल परसेंटेज एरर इन द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज, बताओ बताओ, एरर का सवाल है ये, तो बस यहां लिख दिया गया है, एरर का क्वेश्चन है, तुमसे पूछा था मैक्सिमम परमिसिबल परसेंटेज एरर इन द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज, जेई मींस 2021, कहाँ थे हो, नीता, नींद ना खुले थे, हाँ, बैठे बैठे सो गए थे, हाँ हाँ, ओ टाइम लैप्स, कितना है हो, इतना टाइम थोड़ी लगाना है यार, 1 मिनट का सवाल था। अच्छा, वी आर प्लानिंग टेस्ट सीरीज, पूरी नेशनल लेवल की टेस्ट सीरीज होगी, मतलब वेदांतु के जितने सेंटर्स हैं हर जगह एक ही टेस्ट सीरीज होगी जो हम लोग यहाँ से बनाएंगे, ठीक है ना, हाँ, तो ये कंप्लीटली, ये पूरी टेस्ट सीरीज हम लोग बना रहे हैं, इसमें किसी तरह का कोई एरर नहीं होगा, और 100% एरर फ्री होगा, टेस्ट के बाद हम कोशिश करेंगे उसका सोल्यूशन भी आपको दे दें, आंसर की भी आपको दे दें,
और क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे रहेंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस रहेंगे। वैसा जैसे सस्ता पेपर होता है वैसा पेपर नहीं देखने को मिलेगा। मान के चलिए कि इस समय एलन वाली सीरीज कोई दे रहा है उसमें, लेकिन कुछ सवाल इररिलेवेंट भी आते हैं जिनका नीट एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होता है, दूर दूर का, मतलब इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन जो कभी आपसे नीट एग्जाम में नहीं पूछेगा, तो उस तरह का पेपर नहीं मिलेगा आपको। पूरा कंसेप्चुअल, पूरा रिलेवेंट पेपर मिलेगा। लगभग प्लानिंग ऐसी चल रही है कि 4 टेस्ट होंगे पार्शियल, 2 11th के, 2 12th के, ठीक है ना। तो जब ये 2 11th और 2 12th के टेस्ट होंगे तो इन टेस्ट के बीच में मैं आपको पूरा पूरा पहला पार्ट जब आएगा 11th का तो पूरा पहला पार्ट रिवाइज करा दूंगा। 12th का जब 11th 12th का दूसरा पार्ट आएगा 11th का, तो 11th का दूसरा पार्ट रिवाइज करा दूंगा। फिर वन शॉट ले लेके एक एक दिन संडे संडे में पूरा पूरा रिवाइज करा दूंगा, पूरी फिजिक्स करा दूंगा, ठीक है ना। तो बस ये है कि टेस्ट बहुत सिंसियरली दीजिएगा। लगभग 10 टेस्ट होंगे फुल और 6 टेस्ट होंगे आपके, 4 टेस्ट होंगे आपके पार्शियल, 14 टेस्ट। हाँ, पूरा 11th पूरा 12th, पूरा 11th पूरा 12th का कंबाइन करके आपका लगभग मानकर चलिए कि 10 टेस्ट होगा। हो सकता है कि आज शाम तक या कल तक आपको इसका स्केड्यूल भी मिल जाए कि कब कब होंगे ये टेस्ट। रैंक ऑल इंडिया आएगी, मतलब टोटल लगभग 10-15 हजार के करीब, 15 हजार के करीब स्टूडेंट्स हैं, 15 हजार के स्टूडेंट्स के बीच में से रैंक आएगी। देखो, करो मेहनत करो। है गलत है भाई, 7.5 आ ही नहीं सकता। हमको पता है तुम लोग भूल गए हो एरर भी गधा। देखो क्या लिखा है, द मैक्सिमल परमिसिबल परसेंटेज एरर इन द रेजिस्टिविटी ना, तो वी इक्वल्स टू आई आर होता है, और आई की जगह क्या लिख ले, रो एल बाई ए, यही लिखे हो। तो रो बराबर कितना हो गया, वी ए बाई आई इंटू एल, और रो बराबर एरिया की जगह क्या पाई डी स्क्वायर लिख सकते हो, पाई डी स्क्वायर बाई 4 आई इंटू एल। तो अब डेल्टा रो बाई रो बराबर डेल्टा वी बाई वी प्लस 2 डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा आई बाई आई प्लस डेल्टा एल बाई एल, यही तो है। डेल्टा वी बाई वी 0.1 बाई, हाँ मैं गधेड़े, एरर पूछ रहा है, एरर पूछा है, एरर कैसे नेगेटिव कर देगा, चेंज थोड़ी पूछा है। 0.1/5, डेल्टा डी कितना, डायमीटर कितना दे रखा है, 5 मिलीमीटर ना, तो 0.01 डिवाइडेड बाई 5, डेल्टा आई कितना, करंट कितना 0.01 डिवाइडेड बाई 2, और डेल्टा एल कितना 0.1 डिवाइडेड बाई 10। ये समझते हो ना लिखना, एरर लिखना समझते हो ना। डेसिमल के बाद एक प्लेस है तो 0.1, डेसिमल के बाद दो प्लेस है तो 0.01, डेसिमल के बाद दो प्लेस है मतलब 0.01, समझते हो ना। पहली बार देख रहे हैं, हाँ भाई, ऐसा नहीं है ना। हाँ, तो क्या बनेगा सोच, इसको बता, इसको कितना बनेगा, क्या लिखें इसको सॉल्व करने के बाद, क्या सब में 10 एलसीएम ले लें, क्या 10 एलसीएम ले लें। यहाँ कितना, 5 दूना 2 हो जाएगा, और यहाँ 2 दूना 4, 0.04 हो जाएगा, और यहाँ कितना 2 5 0.05 हो जाएगा, और इधर कितना 0.1 हो जाएगा। 2 1 3 और 5 और 4 9, 3.9%, सी विल बी होगा। तो मैक्सिमम परमिसिबल एरर 3.9% भाई, नहीं समझ आया। सबको जोड़ के अगर तुम्हें देखना है तो ये तेरे पास मिलेगा 0.39 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 100%, तो कितना हो जाएगा 3.9%, आंसर सी। कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हुए तुम लोग यार, ऐसे बेइज्जती कराओ बस। ये देखो तो, ये गलत हुआ, बहु मार खाओगे जान लेना। कह रहा अ वायर ऑफ सर्टेन मटेरियल इज स्ट्रेस्ड स्लोली बाई 10%, ठीक है ना, इट्स न्यू रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बिकम रिस्पेक्टिवली। देख के बता दोगे कौन सा होगा, कौन सा होगा, बी होगा, बी होगा, तो कम आ रहे हो, सी नहीं हो सकता, बोथ रिमेन सेम नहीं हो सकता। अब बोथ रिमेन कैसे सेम होगा, एक को बढ़ाए हो तो दूसरा पतला हो जाएगा ना यार, समझ आता है कि नहीं, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर समझ आता है कि नहीं। तो वैसे तो ये आंसर हो जाएगा, आओ स्ट्रेचिंग ऑफ वायर देख लेते हैं। देखो इधर सुनो, अगर मान लिया जाए कि हमारे पास एक वायर है, देखो ये हमारे पास एक वायर है, इसका लेंथ एल है
और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए है। लेंथ एल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। अगर हम इसको खींच के बड़ा कर रहे हैं, अगर इसको हम खींच के बड़ा कर रहे हैं, एक हमारा टीचर था भाई, वो कहता था खींच के बड़ा कर रहे हैं, खींच के, हरियाणा वाला, हाँ, खींच के बड़ा कर रहे हैं। तो अगर इसको खींच के बड़ा करेंगे तो इसका एरिया घट जाएगा ना, और लेंथ बढ़ जाएगी। अगर मान लीजिए आपने n टाइम्स इसका लेंथ बड़ा किया है, तो इसका जो एरिया होगा वो a बाई एन हो जाता है। कितना हो जाता है, a बाई एन। तो अगर इनिशियल रेजिस्टेंस मैं लिखूं रो एल बाई ए, तो जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा वो होगा रो एन इंटू एल बाई ए बाई एन। तो आर फाइनल विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर रो एल बाई ए। तो क्या एन स्क्वायर रो एल बाई ए को क्या आर इनिशियल लिख सकते हो, ये आर फाइनल हो गया। ठीक है ना। बस ध्यान दीजिएगा जब स्ट्रेच करके बोले तो, अगर बोलते ऐसे इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड, तो खाली लेंथ डबल हुआ है, तब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा नहीं हुआ है। अरे क्लियर है ना। अगर हम ऐसे लिखें, दोनों का मतलब समझ रहे हैं, अंग्रेजी लिख दे रहे हैं, इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, टू डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो क्या होगा, ओरिजिनल लेंथ देन क्या हो गया, लेंथ क्या हो गया, एल से 12, तो एरिया ए से ए बाई 2, तो रेजिस्टेंस आर से कितना, 4R। अरे क्लियर है ना, नहीं आया। अरे ये इनिशियल था और ये क्या हो गया, फाइनल। फाइनल आर फाइनल निकाले हैं कैसे, एन स्क्वायर आर इनिशियल, तो एन का वैल्यू कितना है, 2, तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स आर इनिशियल। अरे क्लियर है ना। अब सुनिए, इफ द लेंथ ऑफ द if the length of the wire is doubled, तो मतलब याद रखिएगा कि L का कितना हो गया 2L, A का कितना रहा A, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2R। अरे समझ रहे हो ना, R फाइनल इक्वल्स टू रो L बाई A, तो L की जगह क्या लिखोगे 2L, तो 2 रो L बाई A, तो R फाइनल विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स R इनिशियल। ये ध्यान दीजिएगा, है पता चला लपेट दिए, कहीं लिखा इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड लिखा हुआ है तो एरिया भी आधा कर दिए। बहुत गलती होता है ऐसा, बहुत लोग गलत करते हैं। चाहे स्लोली स्ट्रेच करें चाहे कैसे भी स्ट्रेच करें, स्लोली स्ट्रेच करने का मतलब ये होता है कि आप जब उसको खींच रहे हैं तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, खींचेंगे तो एरिया घटेगा। अरे क्लियर है, पक्का जी, समझ आया। चलिए लिख लीजिए इसको, जादू तेरी नजर, फ्राइडे तक ये चैप्टर खत्म करना है भाई। हम्म, हो जाएगा, कुछ बचा थोड़ी अब क्या बचा, हो गया चैप्टर, देखो तो अभी तुम। इसके बाद मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बचा है, पावर बचा है। एक दिन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगेगा, एक दिन पावर लगेगा। थर्सडे को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और वेंसडे को पावर, मतलब फ्राइडे को पावर। पावर में इतना टाइम भी नहीं लगेगा, पूरी क्लास भी नहीं जाएगी। आज और कल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और किरचॉफ सीखेंगे। रेजिस्टेंस डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, हाँ, गड़बड़ाना मत। अभी तो हम तुमको उस पर सवाल ही नहीं कराए, ऐसे भौकाली भौकाली सवाल है, बुद्धि हरी हो जाएगी तुम्हारी। आएगा, काहे नहीं आएगा भाई, रिजल्ट याद करना पड़ेगा। दो फॉर्मूले हैं उसके रिजल्ट्स। दीदी इतना रच रही हो उसमें, मामला गड़बड़ा जाएगा, रिवाइज कर पाएगी। चल लिखा हुआ है तो अच्छी बात है, रिवीजन करने में कम समय लगेगा, तो थोड़ा साफ सुथरा लिखना कि खुद को समझ आए। पता चला अपनी नोट्स अपने आप को नहीं समझ आ रही है। ऐसा होता है कि नहीं तुम लोगों के साथ, होता है ना, अपना ही लिखा हुआ ऐसा नहीं होता। और मेरे साथ तो बहुत होता था भाई, मैं अपना ही लिख के भूल जाता था क्या लिखा हूं।
हाँ हाँ ठीक है। हाँ। कौन सा पहले आया कौन सा बाद में? भाई केमिस्ट्री तो मुझे जीवन में कभी समझ नहीं आई। एल्डोल क्रॉस एल्डोल तो मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना के याद करके गया था। अरे ठीक है, चलें भैया, आगे बढ़े हो? हाँ मित्र, जल्दी लिखो। कैच आउट। चैंपियंस ट्रॉफी की टीम आ गई ना? संजू सैमसन को नहीं लिया यार? क्यों नहीं लिया यार? अच्छा प्लेयर है यार वो। नहीं नहीं, ऋषभ को संजू सैमसन से ऋषभ को तो मत रिप्लेस करो यार। केएल राहुल से 1 मिनट के लिए मैं सोच सकता हूँ। ऋषभ ऋषभ ऐसा प्लेयर है कि वो ऐसे आके 15 बॉल 20 बॉल जहां खेलता है, वहां अगर 20-25 बॉल लास्ट की बची रह गई तो वहां आके रन मार देगा। बस एक ही चीज खराब है, बॉलिंग लाइनअप इंडिया का अच्छा नहीं है यार। हाँ, अरे वो गधेड़ा है, उसको ले भी ना यार। चैंपियंस ट्रॉफी में बिल्कुल वनडे वनडे का बॉलर ही नहीं है यार वो। थक जाता है भाई, टेस्ट मैच में नहीं फेंक पा रहा था वो। मोहम्मद शमी को लिए हैं, अच्छा है वो लौंडा, बढ़िया है। सरदार अपना सही और कर डालता है कम से कम शुरुआत में। हाँ, अर्शदीप समी और एक और कोई था। बुमराह नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी के उसमें आएगा वो। हाँ, हर्षित राणा। हर्षित राणा को लिया है? क्यों लिया है यार? हर्षित राणा को तो नहीं लेना चाहिए था। हाँ, खतरनाक आदमी है साल। सही बता रहा हूँ, अब ना पूरा वही वाला काम कर रहा है, के आर भरने वाला। खाली सबको बस MS धोनी पे उंगली उठाने आती है। काम एक पैसा की नहीं है। चले भाई, आगे बढ़े हो? आगे बढ़ जाए? अच्छा, आओ देखो। रुको, चलो देख लो, तो देख लो। 6 = 7, अच्छा। थाला फॉर अ रीजन। है ही ना। अभी धोनी खाली कैप्टन पर होता तो कम से कम एक आध तो WTC तो जीत ही गए होते हम लोग। खाली खड़ा रहता बस विकेट के पीछे। हाँ, 10 ही खिलाओ, एक को एक्स्ट्रा मान के चलो। हाँ यार, करुण नायर तो अच्छा कर रहा है यार। अरे चले भाई, आगे बढ़े। चलो देखो, सुनो भैया, मित्र, इधर ध्यान दो। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं अपने अगले हिस्से में, जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। 3 तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। कौन कौन से भैया? सीरीज, पैरेलल, और एक सस्ता सा होता है व्हीट स्टोन। ठीक है ना? सीरीज, पैरेलल एंड व्हीट स्टोन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन का। देखिए बच्चा, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है कि ऐसे हमारे पास n रेजिस्टेंसेस लगे हैं और सब एक V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। ये R1, ये R2, ये Rn। क्या सब में करंट सेम होती है? अरे भैया, I क्या सब में सेम होगा? इसमें होगा V1, इसमें होगा V2, इसमें होगा Vn। अरे होगा ना? तो ये बताओ, V1, V=IR होता है क्या? क्या I सब में सेम है? मतलब वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। हो गया ना? मतलब V1:V2:V3:Vn=R1:R2:R3:Rn। अरे ये बात समझ आई? पल्ले पड़ा? अच्छा, बहुत बढ़िया। ये बताइए, अगर हम कहें हमको V1 लिख के बताइए, क्या लिख के बताना है? V1, तो क्या रेशियो पता चल रहा है? रेशियो पता चल रहा है V1 किसके प्रोपोर्शनल है? R1 के। तो जब V1 लिखेंगे तो हम लिखेंगे R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन Rn
मल्टीप्लाइड बाई टोटल वोल्टेज कितना था, V, क्योंकि जो V1 प्लस V2 प्लस सो ऑन Vn है वो किसके बराबर है, V के। गधा वाला तो सब कोई जानता है यार कि RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN होता है, लेकिन ध्यान की बात यह है कि यहां से तुम्हारा सवाल बनेगा, एक बार में सवाल बनेगा। बात समझ पाए, पल्ले पड़ा। अब देखो, अब अगर तुम यहां से ध्यान से देखोगे, मान लो अगर हम तुमसे कहें, सवाल देखना, हम कहें ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है और इसको हमने एक 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है। कितने वोल्ट की बैटरी से, 10 वोल्ट की। तो इसके क्रॉस ड्रॉप होगा V1 और इसके क्रॉस ड्रॉप होगा V2। एक एक बात ध्यान से सुनना। तो जब मुझे V1 लिखना होगा तो हमको ये पता है V1 इज टू V2 किसके बराबर होगा, बोलो R1 इज टू R2 के ना। तो क्या लिखोगे, 2 इज टू 4। तो V1 बराबर 2/4 और 2 कितना हो गया, 6, मल्टीप्लाइड बाई टोटल वोल्टेज 10। तो क्या 20/6 हो गया मित्र, क्या 10/3 हो गया क्या, अरे हो गया ना, हाँ 10/3 वोल्ट हुआ ना। अगर हमको V2 लिखना होगा तो V2 हम क्या लिखेंगे बोलो, 4/6 इंटू 10 मतलब 40/6 मतलब 20/3। अरे नहीं आया, क्या V2 समझ आया, अरे पल्ले पड़ा, पक्का जी, हाँ बहुत काम आएगा ये फॉर्मूला। तो इसको जैसे एक याद करने के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं कि जनरली 2 में ही पूछा जाता है, जनरली 2 में ही आएगा, 3 में आएगा ही नहीं। तो V1 V2 लिखना हो तो हम V1 बराबर लिख लेते हैं R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V, और V2 बराबर लिख लेते हैं R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। क्या ये बात समझ आई, क्या ये फॉर्मूला रटने की जरूरत है या समझ गए, समझ आया जी, यस सर। अच्छा सोचो और एक बात सुनो तो जरा, अब अगर हम कहें कि सब कैसे कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में, तो सब में करंट सेम जा रही है क्या, और जो नेट वोल्टेज ड्रॉप है वो किसके बराबर है, V1 प्लस V2 प्लस Vn। तो V जो टोटल है, ये जो हमारे पास नेट वोल्टेज ड्रॉप है, क्या इसको मैं I इंटू आर इक्विवेलेंट लिख सकता हूं, क्योंकि मेरी चाहत है कि मैं इन सब को रिप्लेस करके एक रेजिस्टेंस लगा दूं जिसका रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट हो, यहां पर एक V वोल्ट की बैटरी हो, जो करंट यहां दौड़ रही थी वही करंट यहां भी दौड़े। समझ नहीं आया यार, तो I इंटू आर इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखोगे, I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। तो R इक्विवेलेंट बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 RN। अरे क्लियर है ना, क्लियर है ना। अच्छा सबका रेजिस्टेंस बराबर होता, R1 बराबर R2 बराबर RN बराबर R, तो क्या R इक्विवेलेंट क्या NR हो जाता, अरे क्लियर है ना। अच्छा R इक्विवेलेंट जो होगा, इसकी एक बहुत बढ़िया खास बात है कि R इक्विवेलेंट इट विल बी, R इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूं मैं, R इक्विवेलेंट विल बी ग्रेटर देन the largest resistance of the combination। मान लो 50 रेजिस्टेंस लगा दिए, ठीक है ना, सबको कैसे जोड़ दिए, सीरीज में। तो जो उनका आर इक्विवेलेंट आएगा वो जो उस पूरे कॉम्बिनेशन में जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा उससे भी बड़ा होगा। क्लैरिटी है ना। तो छोटी छोटी बातें होती हैं जिनसे सवाल बन जाते हैं। ये अपने पास था पूरा कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसके बाद एक और कॉम्बिनेशन आता है जिसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, क्या एन रेजिस्टेंसेस होंगे, अरे ऑल विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल, सबका रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, R1 R2 R3 RN, और इन सब को हमने एक V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है। तो देखो यहां पर वोल्टेज V और यहां पर वोल्टेज 0, किसी भी बैटरी का यही मतलब होता है कि अगर यहां पर 2V होगा तो यहां पर V होगा, यहां -3V लिखोगे तो यहां -4V लिखोगे। किसी भी बैटरी का ये मतलब होता है कि इनके बीच का, जिधर बैटरी का बड़ा वाला वायर है ना वो हायर टर्मिनल है और जिधर छोटा वाला है वो लोअर टर्मिनल है, इनके बीच का डिफरेंस कितना आना चाहिए, V, कितना आना चाहिए। अच्छा ये सब हम लास्ट वाली क्लास में बताए थे। और कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल चेंज नहीं होता है फिर भी करंट दौड़ती है, क्यों, क्योंकि कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 0, कितना है, 0। अरे बताए थे यार, यहां 0 तो यहां भी क्या 0, यहां दोनों जगह पोटेंशियल सेम है ना,
फिर भी करंट दौड़ रही है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस जीरो है। करंट का जीरो होना जरूरी नहीं है, V इक्वल्स टू आई आर होता है ना। अगर R जीरो हो जाए तो I क्या नॉन जीरो हो सकता है ना। हाँ, अब सोचो यहाँ V है तो यहाँ भी क्या होगा, V, यहाँ भी V, यहाँ भी V, यहाँ भी V, बीच में रेजिस्टेंस लग गया ना। तो यहाँ जीरो है तो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। क्या सब में वोल्टेज सेम है, करंट सब में सेम की अलग अलग, अरे अलग अलग हो जाएगी ना। इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3 और इसमें इसमें IN। तो जो टोटल करंट जा रही है I, वो किसके बराबर है, बोलो बोलो बोलो, I1 प्लस I2, ये पेन गड़बड़ है यार, I1 प्लस I2 प्लस IN, है कि नहीं है, है ना, है ना। अच्छा, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, I इक्वल्स टू V बाई आर ना, वोल्टेज सेम है ना, तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, हो गया ना। अब अगर मुझे करंट का डिवीजन देखना है तो I1 इज टू I2 इज टू IN बराबर क्या लिखूंगा, 1 अपॉन R1 इज टू 1 अपॉन R2 इज टू 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन करके चलेगा कहां तक, 1 अपॉन RN, 1 अपॉन RN। अरे पल्ले पड़ा भाई। अब सोचो, मान लो अगर हमसे कहा जाता, देखना ध्यान से, आसान बात है, अगर अपने से बोला जाता कि एक रेजिस्टेंस ये रहा 2 ओम का, एक रेजिस्टेंस ये रहा 2 ओम का, और एक रेजिस्टेंस ये रहा 3 ओम का, और हमारे पास जो करंट आ रही है यहां से, इस सर्किट में जो करंट आ रही है वो आ रही है 10 एम्पियर। कितनी आ रही है भाई साहब, इसको 2 और 3 में डिवाइड करना है, किसमें डिवाइड करना है, 2 और 3 में। तो ये बताओ, I1 अपॉन I2 लिखोगे, वो क्या लिखोगे, R1 अपॉन R2 कि R2 अपॉन R1, R2 अपॉन R1, क्या 3/2 हो जाएगा, अरे हो जाएगा। तो I1 के सामने क्या आया, 3, तो I1 बराबर 3/3, 5 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो 5 दूना 10, 2 6, किसमें गया है ये 6 एम्पियर, 3 ओम वाले में कि 2 ओम वाले में, 2 ओम वाले में। I1 तो इसी में है ना, और I2 तो इसमें है ना भाई। तो जब I2 लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2/5 इंटू इंटू 10, तो कितना हो गया, 4 एम्पियर। अरे क्लैरिटी है, क्या यहां से 4 एम्पियर लिख पाओगे, अरे पक्का जी। चलो एक सवाल और बोल दो। मान लो हमने कहा ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये अपने पास 3 ओम है, ये अपने पास 6 ओम है, और यहां से जो करंट आ रही है वो आ रही है 18 एम्पियर। कितनी आ रही है, 18। यहां जाएगा I1 और यहां जाएगा I2, तो क्या लिखोगे I1 अपॉन I2, 3/6 की 6/3, अरे 6/3 ना हो, तो I1 बराबर 6/9 इंटू 18। अरे क्लियर है क्या, 9 दूना 18, कितना हो गया, 12 एम्पियर। I2 कितना हो गया बच्चा, I2 कितना हो गया, बोलो बोलो, 3/9 मल्टीप्लाइड बाई 18, तो 9 दूना 18, 2 6 एम्पियर। अरे समझ पाए क्या, कॉम्बिनेशन कैसा है, दे ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल, पैरेलल ना, सब में क्या सेम है, वोल्टेज, क्या अलग है, करंट। और अभी पढ़े हो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस सो ऑन IN, तो क्या V बाई आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, यहाँ कितना, V बाई R1 प्लस V बाई R2 एंड सो ऑन V बाई RN। अरे समझ आया क्या, क्या सबका V कट जाएगा, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन RN। अरे क्लियर है। अब यहां सबका रेजिस्टेंस अगर बराबर हो जाए, सबका R1 बराबर R2 बराबर RN बराबर R हो जाए, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट क्या N बाई R हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R बाई N। अरे क्लियर है क्या। और इससे हमको एक ज्ञान मिलता है क्या, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन R इक्विवेलेंट will be less than the smallest resistance of the combination, smallest resistance of the combination। समझे कि नहीं, एक सवाल पूछा था केवीपीवाई में, पता है क्या, बहुत सस्ता सा क्वेश्चन था, उसमें ऐसे रेजिस्टेंस दिया हुआ था 2.3520, R1, R2 लिखा हुआ था 1.3260, R3 लिखा हुआ था 4.3
3250 कहा था। आर इक्विवेलेंट बताओ, क्या कहा था? आर इक्विवेलेंट बताओ। ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। उसमें एक ही ऑप्शन ऐसा था जो 1.3260 से छोटा था। अरे बात समझे कि नहीं? अब अगर तुम्हारे दिमाग में ये बात ट्रिगर नहीं की रहेगी तो तुम उठा के 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करो, निकालो एलसीएम और करो सॉल्व। और सबसे बड़ी बात, सबसे दुख की बात होती है कि एग्जाम टाइम में हमको लगता है यही फॉर्मूला तो लगाना है और इसको तो हम निकाल ही लेंगे। फिर वो मुश्किल से 1 से 1.5 सेकंड का सवाल होता है और वो आपका कम से कम 10 मिनट लेके जाता है। अरे क्लैरिटी है ना? अब जिसने ये बात ध्यान दी होगी कैलकुलेशन में, उसको ये सवाल सॉल्व करना। भाई एग्जामिनर तुमसे इसका एलसीएम निकलवाना चाह रहा है, नहीं, वो तुम्हारी गलतफहमी है। बात समझे ना? सिंपल क्या देखना है कि आर इक्विवेलेंट विल बी लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। उस कॉम्बिनेशन का जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा, आर इक्विवेलेंट आपका उससे भी छोटा होगा। अरे बात समझे? नहीं आया? आया भाई ना? चलो, यहां तक कहानी क्लियर हो गई। ये नोट करो पहले फटाक से, चलो जल्दी लिखो। 9:57 हो रहा है, खटाक से खत्म करो इसको। 10:30 तक है ना अपनी क्लास? हाँ, तो आज कुछ तो सिखा दूं, आर इक्विवेलेंट सिमेट्री तो सिखा ही दूंगा। कहो क्या हो गया? लग गई? मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गली में होगी। इसके बाद एक युद्ध बचा है बस, सबसे बड़ा, इलेक्ट्रोस्टैट्स। बस इलेक्ट्रोस्टैट्स खत्म, सिलेबस खट से खत्म हो जाएगा। हाँ, और सब आसान है यार। इलेक्ट्रोस्टैट्स में बस थोड़ी मेहनत लगेगी। रोज 10-12 सवाल 15 सवाल बनाइएगा तो इलेक्ट्रोस्टैट्स आ जाएगा, अच्छे से आ जाएगा। दुख बस यही लगता है कि पढ़ना पूरा चैप्टर है और आएगा 2 ही सवाल। लेकिन सोचो ना, अगर 2 सवाल यहां से छूट गया और 2 सवाल ऑप्टिक्स से छूट गया, सिलेक्शन नहीं होगा। है? कुछ मिक्सअप नहीं आता, तो खाली थोड़ा सा काइनेमेटिक्स के साथ तो एक्सेलरेशन, जहां जी लिखते हो वहां QE/m लिख देते हैं, और क्या 2 कौड़िक सवाल होता है, उसको मिक्सअप नहीं कहता। मिक्सअप आता है इलेक्ट्रोस्टैट्स का मेंस में, चाहे एडवांस में। तुम लोग मिक्सअप क्वेश्चन करके सवाल की बेइज्जती मत क्या करो यार। हाँ, सस्ता पेपर होता है एकदम, 2 कौड़ी का। पिछली बार पिछली बार 2023 का पेपर, 2024 का पेपर मैं और एसीपी सॉल्व कर रहे थे, 16-17 मिनट लगा था पूरा पेपर सॉल्व करने में। 17 मिनट में हो गया था पूरा पेपर, दोनों का, दोनों का एक ही साथ खत्म किए थे। मतलब हम लोग ऐसे सॉल्व कर रहे थे दोनों की री वेरीफाई कर लें, कुछ गलत ना जाए। तो एक सवाल तब उसी समय जैसे तुरंत एक लाइव लेके आ गए थे ना अपने महेश्वरी भाई साहब, तो एक सवाल में अटक गए थे जो वीट स्टोन ब्रिज वाला लगा हुआ था जिसमें डायोड लगा हुआ था। तो भाई देख रहा था, एसीपी सर देख रहे थे तो कह रहे सवाल गलत आ गया है क्या? कहा नहीं भाई गलत नहीं है, अंग्रेजी पढ़ो ध्यान से। हैं? नहीं, नहीं पागल है क्या? ही इज गुड यार, ही इज वेरी गुड। थोड़ा सर का हरियाणवी टच है,
लेकिन ही इज वेरी गुड। हाँ हाँ, अपने लड़के के साथ ना, अरे बहुत बदमाश है भाई, बहुत चंट है। वो तो कुछ भी नहीं है। दो तो सर्वेश सर के हैं, लॉ और कुश। एक बार हम लोग पार्टी में गए थे, आए थे सब। हाँ, तहलका मचा दिए थे भाई। हम्म। अरे भाई, हाँ, ऐसे दूठ बच्चे हो ना, जीवन नरक हो जाए। कैसे झेलते हैं ये लोग। हैं? डर लग रहा है। हो गया। स्लाइड आगे करें यार। जल्दी करो यार, थोड़ा धीरे, इतना धीरे धीरे लिखते हो यार तुम लोग, थोड़ा तेज तेज लिखो। आउट। ए प्रभु। इससे पानी वानी भी है कि नहीं यार? कैसे काम करता है पता है ये? जैसे यहाँ से थोड़ी सी हीट जाती है ना, ये वॉल्व के अंदर, यहाँ पे एक कनेक्टिंग वायर के थ्रू ऐसे जुड़ा होता है, वो तुरंत वायर मेल्ट कर जाता है। और जैसे ही मेल्ट करेगा, यहाँ से पानी की बौछार निकल पड़ेगी। लाइटर से इतना रखने में तुरंत खत्म। करना मत तुम लोग गलती से। हैं? हाथ से टूटेगा तो अंदर वाला वॉल्व नहीं कटेगा ना। ये टूटने से नहीं फर्क पड़ेगा। इसके अंदर एक वॉल्व लगा होता है जो हीटिंग से ही जाता है। इसके टूटने से कुछ नहीं होगा। तोड़ के दिखाएं? नहीं, मैं नहा के आया हूं भाई, दोबारा नहाने का प्लान नहीं है। हैं? क्या चीज? इसमें पानी होगा भाई। इसमें पानी है। पानी नहीं रहेगा तो इसके होने का मतलब क्या है? अरे जब टूटेगा यहाँ तो तुरंत पानी निकलेगा ना। ये पहले ये गल गया, अलार्म बज रहा, उसके बाद जा रहे हैं पंप ऑन करने। इसमें प्रेशर रहता है। चलें आगे बढ़े। क्या चीज? फिर ये फिक्स कैसे होगा? मतलब पानी निकल जाएगा। पूरा पानी निकल जाएगा, हाँ। पूरा पानी निकल जाएगा या वहां से प्रेशर डाउन किया जाएगा तो पूरा पानी रिवर्स हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ के नया एलिमेंट लगाया जाएगा। फिक्स होता है। हाँ हाँ, एक बार मेरी कोचिंग में आग लग गई थी। हाँ, ऐसे ही मतलब हम लोग लॉकडाउन के टाइम पे रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो कुछ लोड का प्रॉब्लम था और अपने आप शॉर्ट कर गया, मतलब पूरा एमसीबी शॉर्ट कर गया, उसी जस्ट बगल में ये लगा हुआ था फिलामेंट। अब इतना दिक्कत हो गया था उसमें कि जो पानी बह गया था, उस पानी में जब बौछार पड़ रही थी उसके ऊपर तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी। अब भाई साहब हालत खराब हो गई थी। चले आगे बढ़े। हाँ, लॉकडाउन में हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे। हाँ, ऑनलाइन के लिए, उसमें जूम के लिए। लॉकडाउन में जूम पे पढ़ाते थे। जूम नहीं जानते हो? जानते तो होगे तुम यार। हाँ, स्कूल वाली क्लास ना। हाँ, गूगल मीट और जूम, हाँ। जूम में ये रहता था 45 मिनट बाद फिर से लॉग इन करना पड़ता था। हाँ, बट जूम अच्छा था। गूगल मीट से अच्छा था जूम। ए भैया, बहुत टाइम हो गया हो, जल्दी लिखो। हो गया? जल्दी पेन चलाओ। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को हूँ नहीं मैं, फ्राइडे तक खत्म करना है, सैटरडे फ्राइडे, हाँ।
फ्राइडे 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 फ्राइडे। नहीं, सैटरडे क्लास भी नहीं होगी। मैं हूँ भी नहीं। हाँ। हाँ, मंडे को भी नहीं रहेंगे। 2 दिन। 2 दिन। हाँ, वही तो, मंडे को नहीं रहेंगे। 25 को नहीं, ट्यूसडे को रहेंगे। 25 को नहीं रहेंगे और 27 को नहीं रहेंगे। 25 को टेस्ट ही है। 26 को छुट्टी है। एक दिन का क्लास छूटेगा बस, 27 वाला। हाँ, सर्वे सर भी नहीं रहेंगे। देखो क्या होता है। लगा दिए तरुण सर, अकेले एक चैप्टर निपटा देंगे। हाँ, तो थकेंगे कैसे, बोलना है ही नहीं। चलो बच्चों, शुरू करते हैं। पता नहीं। है। एनर्जेटिक बोलते हैं। धीरे धीरे बोलते हैं ना वो तो। हाँ। कंटिन्यू तो भाई, सब्जेक्ट ही ऐसा है यार। है। वो खुद ही करते हैं यार, सब पहले वही स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग पीछे पीछे वही काम करते हैं। हाँ। हाँ। मैं बायो में बस खाली रेडोफाइसी क्लोरोफाइसी तक ही सीमित हूँ। उसके बाद आगे पढ़ नहीं पाया मैं। वही रोडोफाइसी क्लोरोफाइसी बस। पता नहीं भाई। और थोड़ा सा हमको वो मेंडलीव वाला समझ आया था, एक्स वाई वाला जो जेनेटिक्स, वही जेनेटिक्स है तो। मेंडल्स था। अरे वो पी वाला ना, मटर वाला, वही थोड़ा थोड़ा समझ आया था। वो तो गणित है यार। वही तो अच्छा था बस, और तो कुछ नहीं आया था। पीसीएम भी था। बायो हम पूरे साल नहीं पढ़े, 2 साल। 11th में तो जुगाड़ से पास हो गए थे, मान लो। ऐसे ही था, स्कूल एग्जाम था। 12th में मेरा अरेंजमेंट ही नहीं लगा था, मैं इकलौता लड़का था पीसीएमबी का। तो मुझसे कहा गया जहां मन करे वहां बैठ जाओ। मैं कहा ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। टॉपर थी भाई हमारे यहाँ की। बायो की, बस उसको खाली बायो और अंग्रेजी आता था। अंग्रेजी में पाई थी 99 नंबर भाई साहब। तो ये हुआ कि प्रिपरेशन कर लो मेडिकल की। लास्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश ऑनर्स की। हाँ। क्या? कुछ नहीं, अमीर लौंडे से शादी कर ली बस। खत्म, यूएस में। अरे तो मैं, सब सब क्लोज है ना यार, सब रिलेटेड है, स्कूल फ्रेंड्स हैं यार। हाँ हाँ, बिल्कुल होता है यार। जब दिल्ली जाता हूँ मैं तो मिल के आता हूँ यार। सबसे मिल के आता हूँ। अरे चले आगे बढ़े भाई, समझ रहे हैं ना। मैं अपनी बीवी को भी अपने साथ ले जाता हूँ। अकेले जा भी नहीं पाऊंगा। हाँ भाई। डर का माहौल, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है भाई अपने साथ। ये क्या हो रहा है? व्हीट स्टोन ब्रिज, नाम सुना हो? अगर ऐसा सेटअप आ जाए और टर्मिनल यहां लगा हो, मतलब जहां टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल्स के लेफ्ट जो 2 टर्मिनल्स बचे हैं, अगर उन पे रेजिस्टेंस लगा हो, तो वो व्हीट स्टोन ब्रिज होता है। ठीक है ना? यहां पे लगा है R1, यहां पे लगा है R2, यहां पे लगा है R3, यहां पर लगा है R4, और यहां पर लगा है R5। ठीक है? अगर R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4 हो जाए, ठीक है ना, तो R5 इज रिमूव्ड। R5 को अपन क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो क्या बचेगा? क्या ऊपर वाले 2 रेजिस्टेंस और नीचे वाले दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएंगे? क्या अब आप आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं? ये R1, ये R2, ये R3 और ये R4, क्या सर्किट ऐसे सिंप्लीफाई हो जाएगा? अरे हो जाएगा ना, बस यही कॉम्बिनेशन है, यही 3 कॉम्बिनेशन है जो अपने को पढ़ने हैं। नोट करो। हाँ। व्हीट स्टोन का पता नहीं यार, वैसे तो व्हीट स्टोन साइंटिस्ट का नाम था। गेहूं पत्थर पुल। गेहूं पत्थर पुल। हाँ। व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट मतलब गेहूं, स्टोन मतलब पत्थर, ब्रिज मतलब पुल। एक दिन मैं रील देख रहा था, बिहार का एक वीडियो था। भाई सड़क कहीं नहीं, पुल बना हुआ है। अरे यार क्या जबरदस्त।
यार जबरदस्त लोग रहते हैं यहाँ पे यार। पुल बना दिया, सड़क आएगी तो ठीक है। हैं? कहाँ पर? हाँ, डाइवर्जेंस नहीं लगा था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उसका बन रहा था। हाँ, नहीं नहीं नहीं। नहीं। हाँ, नहीं नहीं, हाँ, यहाँ से तो हर कदम में आगे भाई। हाँ, तो मान लो गाड़ी ले गिर जाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। चलो, ठीक। अच्छा ठीक है भाई, तुम दिल पे ले लिए यार एकदम से। ये सवाल बनाओ। देखो बच्चा, देखो, सुनो। चलो पहले कुछ आसान सवाल बनाते हैं, एकदम सिंपल सिंपल। देखो मान लो, अगर हमने कहा कि हमारे पास यहां एक रेजिस्टेंस लगा है, यहां एक रेजिस्टेंस लगा है, यहां एक रेजिस्टेंस लगा है, बताते जाना। ये तीनों कैसे कॉम्बिनेशन में? कैसे कॉम्बिनेशन में? सीरीज। ठीक है ना? अगर मान लो हम कह रहे हैं कि हम यहां पर एक रेजिस्टेंस ऐसे एक सेटअप और लगा दिए, कैसा कॉम्बिनेशन? कैसे सॉल्व करोगे? मान लो हम कह रहे हैं कि ये 3 ओम है, ये 2 ओम है, ये 5 ओम है, ये तुम्हारे पास 2.5 ओम है, और ये तुम्हारे पास 2 ओम है। अगर तुमसे कहा गया आर इक्विवेलेंट बताओ, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करोगे? सबसे पहले इन्हीं दोनों को। दोनों कैसे कनेक्टेड है? तो 3 2 5 हो जाएगा। मतलब अब जो अपना सर्किट होगा, क्या कुछ ऐसा बनेगा, ये 5 ओम का होगा, ये 2.5 ओम का होगा, और ये कितने का? 5 ओम का ना भाई। और इधर कितने ओम का? 2 ओम का। अरे ठीक है ना? ये 5 और 5 दोनों पैरेलल में जुड़े हैं, तो क्या आर बाई एन हो जाता है? होता है ना? तो कितना? 5 5 5 बटे 2 हो जाएगा ना, 2.5। तो मतलब फाइनल रेजिस्टेंस क्या कुछ ऐसा होगा? अरे होगा ना, 2.5 ओम, 2.5 ओम और 2 ओम, तो 5 2 7। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 7 ओम। मतलब ऐसे सवाल तुम लोग बना लोगे? बना लोगे ना? कोई डाउट किसी को? और देखो जरा, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक पैटर्न होता है जिसको तुमको याद करना है। 3x इंटू 6x। ठीक है ना? 3x इंटू 6x। अगर इस प्रोपोर्शन में कोई भी वैल्यू है, तो इसका आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका 3x इंटू 6x डिवाइडेड बाई 3x प्लस 6x। तो 6 3 18, 18x, और यहां पे कितना? 9x² 9x, इससे ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2x। समझे कि नहीं? जैसे दो रेजिस्टेंसेस लगे हैं, 3 ओम और 6 ओम। तो भाई 3 ओम और 6 ओम पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? ये 3 ओम है और ये कितना ओम है? 6 ओम है, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2 ओम। अरे हो जाएगा। और अगर सोचो, ये तुम्हारे पास 6 ओम है, ये तुम्हारे पास 12 ओम है, तो आर इक्विवेलेंट क्या? 3 2 6। आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 4 ओम ना। तो 12 6 72, और 12 6 18, यहाँ 54 18 चौको 72। अगर तुम्हारे पास मान लो इस पैटर्न में लगा हुआ है कि यहां पर तुम्हारे पास हो जाए कितना, मान लो 9 ओम हो जाए, और यहां पर 18 ओम हो जाए, तो कितना हो जाएगा आर इक्विवेलेंट बराबर? कितना हो जाएगा? 6 ओम हो जाएगा ना। हाँ, ये पैटर्न याद रखना, इस पर सवाल आते हैं, सिंपल सवाल होते हैं। ठीक है ना? वैसे फॉर्मूला याद रखो कि जब दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में जुड़े हों, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा अपने पास क्या? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अरे क्लैरिटी है ना? कैसे भाई, ये कैसे आया? मास्टर अपन जानते हैं क्या लिखते हैं, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो आर इक्विवेलेंट बराबर सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है ना? अच्छा, आप देखो, तो मतलब ये सवाल करा दूं फिर मैं, देखना समझना। एक टर्मिनल ए, एक टर्मिनल बी, पहले किसको सॉल्व करोगे? क्या पहले इन दोनों को सॉल्व करोगे? देखना, बिना पेन चलाए लगेंगे। क्या इन दोनों को सॉल्व करोगे? और कोई सॉल्व कर सकते हो पहले? नहीं। किसी को भी हटाओगे तो रिप्लेस नहीं कर पाओगे। बात समझे ना? हमेशा ध्यान देना, बस एक बात, कभी भी तुमको सीरीज पैरेलल में कंफ्यूजन हो, तो हमेशा एक बात ध्यान देना कि जिसको तुम हटा रहे हो, क्या उसी की जगह आर इक्विवेलेंट लगाने पे सर्किट क्लोज हो रहा है? अगर सर्किट क्लोज हो रहा है तो बात सही है। अरे क्लियर है ना? अगर नहीं,
तो भाई तुम्हारा कॉम्बिनेशन गलत है, तुम गलत सॉल्व कर रहे हो। हाँ ठीक है, 2 ओम आएगा। ये देखो 3 और 3 कैसे जुड़े हैं, 6 और 6 क्या हो जाएगा, 3, 3 हो जाएगा ना। नहीं समझ आया, पैरेलल में है ना, कि फिर 3 और 3 6, 6 और 6 3, फिर 3 और 3 6 और 6, फिर 3 और 3 6, 6 और 3 6 और 3 2। नहीं आया। सोचो, इन दोनों को हटाओगे तो क्या मिलेगा, देखो तुम्हारा कॉम्बिनेशन क्या ऐसे बन जाएगा, देखो यही तो बनेगा। समझना, ये तुम्हारे पास कितना हो गया 6 ओम, ये कितना ओम 3 ओम, ये कितना 3 ओम, ये कितना, अच्छा ये 6 ओम है, सॉरी ये 6 ओम है, ये कितना ओम है 3 ओम, ये कितना है 6 ओम ना हो, फिर कितना 3, फिर कितना 6, और फिर कितना 3, और फिर कितना, हो गया ना, 1 6 2 6 3 6 हो तो गया। और फिर उसके बाद यहां पे कितना 3 ओम ना, ये देखो ये 6 ओम और ये 6 ओम दोनों पैरेलल है, तो इन दोनों को हटा के क्या लिखोगे 3 ओम ना। तो अब इन दोनों टर्मिनल को गायब करके मैं कितना ओम जोड़ दूं यहाँ पे, आसान है भाई ये सब। फिर 3 और 3 कितना हो गया, क्या इन दोनों को हटा के 6 ओम जोड़ दूं, अरे जोड़ दूं ना। फिर 6 ओम और 6 ओम कितना हो जाएगा 3 ओम, फिर क्या इन दोनों को हटा के क्या करोगे यहाँ पे 3 ओम लगा दोगे ना, ये 3 ओम और ये भी तुम्हारा 3 ओम, फिर 3 और 3 फिर कितना 6, फिर हटा के 6 ओम लगा दे, अरे लगा दे ना। देखो यहाँ पे हटा के कितना ओम लगा दें 6 ओम, फिर 6 और 6 कितना 3, 3 ना, मतलब इन सबको हटा के कितना लगा दें 3 ओम, और 3 और 3, अरे 6 ओम पूरा कर दें, 6 ओम ये रहा और 3 ओम ये रहा, कितना हो गया आर इक्विवेलेंट बराबर 2 ओम। कठिन सवाल है, कठिन है। पहले क्या ये दोनों सीरीज में, फिर इसके साथ पैरेलल, फिर इसके साथ सीरीज, फिर इसके साथ पैरेलल, फिर इसके साथ सीरीज, फिर इसके साथ पैरेलल, फिर इसके साथ सीरीज, फिर दोनों पैरेलल। यहां देखो, यहां देखो कैसे सॉल्व करोगे, पहले कौन सॉल्व होगा, बीच वाला, क्या तीनों पैरेलल है, अरे तीनों पैरेलल है ना भाई। ये देखो कैसे पता चलता है कि तीनों पैरेलल है कि नहीं, हम तुमको बताते हैं। तुम्हारे दिमाग में ख्याल आएगा सर यहां तो 2 जा रहा है, ऐसा डाउट आ सकता है। देखो पैरेलल का मैं कहानी बताता हूं, यहां कितना लिखा है P, बीच में रेजिस्टेंस आ गया, कुछ ड्रॉप हो गया, यहां हो गया X, क्या हो गया। अच्छा ये बताओ यहां भी R ही था क्या, अरे था ना, तो ये भी कितना होगा X, था कि नहीं, होगा ना। अब ये X तो कनेक्टिंग वायर है, तो ये भी X, तो ये भी X, तो ये भी X। सोचो कुछ ड्रॉप हो गया, यहां पहुंचा Y, यहां भी Y, यहां भी Y, यहां भी Y, यहां भी Y, और यहां कितना Q। नहीं समझ आया, यही बात समझनी, ये पैटर्न तुमको समझना है, इसी पैटर्न पे सारे सवाल बनेंगे। देखो सुनो, देखना यहां पे कितना है, कितना है, क्या इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ ना कुछ ड्रॉप हो जाएगा, तो उसके बाद वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा X, कितना हो जाएगा। क्या ये कनेक्टिंग वायर है, क्या ये भी कनेक्टिंग वायर है, क्या ये भी कनेक्टिंग वायर है, क्या ये भी कनेक्टिंग वायर है, तो कनेक्टिंग वायर में कोई वोल्टेज ड्रॉप होता है क्या, नहीं, तो क्या ये भी X हो जाएगा। देखो आर आर दोनों है ना, इसी वजह से सेम दिया हुआ है, अरे क्लियर है ना। यहां भी X और यहां भी X, यहां भी X, यहां Y, अरे कुछ तो कुछ ड्रॉप हो गया, यहां Y है तो सब कनेक्टिंग वायर है, तो ये भी Y, तो ये भी Y, यहां Q है मतलब यहां भी Q और यहां भी Q। तुम्हारे पास टोटल 4 कॉमन पॉइंट है, कौन कौन से, P X Y और Q, क्लियर है ना। देखो X और Y, यहां पर ध्यान से देखो, इधर चारों तरफ X है, यहां इधर पूरे साइड पे X है और यहां पूरे साइड पे Y है, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस सब में कॉमन है, X माइनस वाई, X माइनस वाई, X माइनस वाई, तीनों कैसे हैं, कैसे हैं पैरेलल, कैसे हैं पैरेलल, अरे क्लियर है ना। अच्छा सोचो, इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है एक, यहां सीख लो, अभी इसी पर और आगे सवाल बनवा रहा हूं। यहां लिखो P, यहां लिखो X, यहां लिखो Y, और यहां लिखो Q। तो P और X के बीच में कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 2। तो भाई कॉमन पोटेंशियल पे कॉम्बिनेशन कैसा होता है, सीरीज की पैरेलल। और X और Y के बीच में कितने रेजिस्टेंस लगे हैं, 3 लगे हैं ना भाई। फिर Y और Q के बीच में कितने लगे हैं, 2। अब देखो आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हो,
ये पूरा कितना हो जाएगा, r/3, r/n होता है ना, r/3, ये कितना, ये पूरा कितना r/2, ये पूरा कितना r/2, क्या सब सीरीज में हो गए? तो r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, r प्लस r/3, अरे r/2 r हो जाएगा, 4r/3। समझ आया क्या? अरे पक्का जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? आओ अब एक सवाल मैं देता हूं, देखो दिमाग लगाना। मैं कह रहा हूं ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहां पर ऐसे कनेक्टिंग वायर लगा हुआ है, ये एक्स है और ये क्या है, वाई है, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। कहा गया आर इक्विवेलेंट बताओ। गधेड़े 2r, कौन से, नहीं व्हीट स्टोन नहीं है यार, गधा हो क्या? सोचो, कनेक्टिंग वायर समझते हो, कनेक्टिंग वायर पे कभी पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं, ट्रिक होती है, बहुत ध्यान से सुनना, एक बार में सेट हो जाएगा तुम्हारा सवाल। हाँ ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कनेक्टिंग वायर है भाई। बनाओगे क्या? बनाओ जरा, बनाओ बनाओ बनाओ। अगर सर्किट रिजॉल्व करने आता होगा तभी बनेगा, तो इसे नहीं बनेगा। कितना है वो? अच्छा देखो, सुनो, छोड़ दो अब, आओ, ठीक है बहुत हो गया, इतनी देर में बन जाना चाहिए था। अगर अभी तक नहीं बना है तो मेथड पता नहीं है, ध्यान दो, यहां ध्यान दो, सुनो। बन गया है तो भी, जिसका बन गया है उसका अभी तक बन गया होगा, नहीं बना तो कोई बात नहीं। यहां पे क्या लिखा है, एक्स, क्या लिखा है, क्या रेजिस्टेंस आ गया तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा? अरे होगा कि नहीं होगा? ए विष्णु नेता, कहां खोए हुए? हाँ, चश्मा भी आंख के अंदर कर देंगे तुम्हारा। ये बताओ, यहां पॉइंट ए लिख दे, लिख देना, क्या यहां कनेक्टिंग वायर लगा हुआ है, कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा? तो इस जगह भी तुम क्या लिख सकते हो, ए। यहां क्या है, वाई, क्या है, यहां क्या वाई लिख सकते हो, क्या लिखोगे, बी, क्या लिखोगे? क्या यहां ए लिख सकते हो? नहीं, क्यों, बीच में रेजिस्टेंस आ गया। यहां बी है तो क्या यहां लिख सकते हो, यहां ए लिख सकते हो? नहीं। यहां वाई लिख सकते हो? नहीं, क्योंकि बीच में क्या लगा है, रेजिस्टेंस। तो तुम्हारे पास टोटल 3 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं, कौन कौन से, एक्स है, वाई है, ए है और बी है। सिंप्लीफाई करने का तरीका देखो, यहां पे लिखो एक्स, यहां पर लिखो वाई, क्लियर है ना, ऊपर लिखो ए और नीचे लिखो बी। जब भी 4 पॉइंट आए तो ऐसे ही सॉल्व करना है, क्लियर है ना। देखो एक्स और ए के बीच में क्या एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, लगा दिया। क्या ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है? देखो ये ए और बी के बीच में है ना, एक रेजिस्टेंस लगा दिया। फिर ए और बी के बीच में एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, लगा दिया। फिर देखो ए और वाई के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है क्या, लगा दिया। अरे क्लियर है क्या? और बी और वाई के बीच में भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, लगा हुआ है ना, तो देखो बी और वाई के बीच में भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, लगा दिया। समझ पा रहे हो? अब देखो, ये देखो, ये दोनों कैसे जुड़े, ये आर था और ये आर था, ये दोनों कैसे जुड़े हैं, पैरेलल। अरे क्लियर है ना बच्चा? तो इसके साथ कैसे जुड़े, इससे सीरीज में। अपने आप हिला है बोर्ड? अच्छा उधर से कोई किया होगा ना, नहीं नहीं भाई। अबे सुनो 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 सुनो, ध्यान दो, ये क्या है, r/2 ना, इसके साथ कैसे, सीरीज में कि पैरेलल में? सीरीज में ना, r/2 और r क्या हो जाएगा, 3r/2, 3r/2 और r पैरेलल में। मतलब क्या मेरा सर्किट ऐसे सिंप्लीफाई होके बन गया, यहां r है, यहां कितना है, 3r/2 है, और यहां पर तुम्हारे पास क्या है, r है। क्या सॉल्व कर सकते हो? क्या इसका r इक्विवेलेंट बता सकते हो कितना आएगा, कितना, टोटल 8r/5 लिख दूं ना। ये हो गया एक तरीका सॉल्व करने का। अरे क्लियर है, चलो।
और बात सीखो। और एक सवाल, और एक सवाल लिखना है क्या? लिखना है? रुको ना, लिखो, कर लिख क्या रहे हो बे, सवाल बनाओ ना तुम, वो गाधा थोड़ी हो यार। हाँ बच्चा। नहीं, कभी भी कॉमन पोटेंशियल पे रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, मतलब कॉम्बिनेशन कैसा? पैरेलल। अरे वोल्टेज तभी तो सेम होगा ना जब रेजिस्टेंस, वोल्टेज सेम होने का मतलब रेजिस्टेंस कौन से कॉम्बिनेशन में? पैरेलल में। कौन से कॉम्बिनेशन में? पैरेलल में। सुन एक और बात सुन, देख भाई देख, यहां ध्यान दे। ये रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, चौथा रेजिस्टेंस, पांचवा रेजिस्टेंस, पांच हो गए ना? यहां पर हमने एक रेजिस्टेंस लगा के ऐसे जोड़ दिया, और यहां पर इसको ऐसे शॉर्ट कर दिया। चलो, ये बोल दिया बी और ये बोल दिया ए। सॉल्व करो। आर इक्विवेलेंट कैसे? नहीं, ये तो आसानी से हो जाएगा यार, सॉरी, रुको, ये तो बहुत सिंपल हो गया। यहां पर हमने ऐसे जोड़ दिया, क्लियर है? हाँ बस ठीक है, बनाओ। ये ए लगा है, ये बी लगा है, बनाओ। कनेक्टिंग वायर है, सबका रेजिस्टेंस आर है, सबका रेजिस्टेंस आर है। जैसे सिंप्लीफाई कर रहा हूं वैसे ही लगाना। देखो ऐसा बना है, अरे ऐसा कुछ बना है, देखो, ये अपने पास आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, क्या किए? सवाल समझना, क्या किए हम, बहुत ध्यान से देखना। क्या करा भाई? यहां पे लिखा था ए, तो देखो, यहां पे लिखा था कितना? ए, तो यहां ए लिख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि बीच में क्या आ गया? रेजिस्टेंस। हमने कहा यहाँ एक लिख दो एक्स, क्या एक कनेक्टिंग वायर लगा हुआ है, तो यहाँ एक्स, तो यहाँ भी क्या? एक्स। यहाँ पे क्या है? बी। यहाँ पे वाई मान लो, क्या यहाँ पे वाई मान सकते हो? बोलो, यहाँ पे वाई मान सकते हो? नहीं, क्योंकि बीच में क्या लगा है? रेजिस्टेंस। क्या लगा हुआ है? रेजिस्टेंस। तो यहाँ क्या माना हमने? जेड। क्या मान लिया? जेड। अब हमारे पास कितने पॉइंट हो गए, कितने अननोन? पांच। कितने हो गए? पांच। एक किनारे पर ए है, दूसरे किनारे पर बी है। अब देखो, जेड और बी के बीच में क्या एक ही रेजिस्टेंस लगा हुआ है? तो यहां तुम्हारे पास जेड लिख लो। क्या एक्स और ए के बीच में एक ही रेजिस्टेंस लगा हुआ है? तो यहाँ पे एक्स लिख लो, कैसे लगा दें? और बीच में क्या अपने पास एक ही कॉमन पॉइंट बचा ना, वाई, सीधे लिख लो। तो एक्स और वाई के बीच में कितने रेजिस्टेंस लगे हुए? अरे दो ना। और वाई और जेड के बीच में, वाई और जेड के बीच में एक रेजिस्टेंस, यही तो लगा हुआ है, वाई और जेड। और एक्स और जेड के बीच में भी लगा हुआ है क्या? अरे लगा हुआ है ना। और फिर एक रेजिस्टेंस क्या लगा हुआ है? जेड और बी के बीच में। क्या यार तुम लोग कई आंसर निकाल रहे हो यार, क्या बात करते हो यार। ये बोलो, ये क्या है? आर और आर क्या आर बाई टू हो जाएगा? क्या आर के साथ थ्री आर बाई टू हो जाएगा? फिर इसके साथ पैरेलल, फिर सब के सब सीरीज। नहीं आया? मैं करूं, सॉल्व करूं या कर लोगे? कर लोगे ना? हाँ बच्चा। एक्स और, देखो ये रहा एक्स और ये रहा जेड। एक्स और जेड के बीच में रेजिस्टेंस है कि नहीं है? है। तो हमने उठा के यहां जोड़ दिया। और सुनो, और सुनो, जैसे एक और सवाल इसका बनता है, वो ऐसा बनेगा कि एक रेजिस्टेंस को उठा के यहां से यहां जोड़ देंगे, एक ऐसे यहां जोड़ देंगे। नहीं,
एक यहां जोड़ देंगे। अरे क्लियर है? यहां ए बोल दिए, यहां ए बोल दिए, यहां बी बोल दिए। अब देखो कनेक्टिंग वायर लगा दिया। यहां ए है तो क्या यहां ए लिख सकता हूं? बोलो बोलो बोलो, सबका रेजिस्टेंस आर है। यहां ए है तो क्या यहां ए लिख सकता हूं? यहां भी क्या ए? यहां पे यहां बी मान सकते हो? नहीं। एक्स मानोगे तो ये भी कितना हो जाएगा एक्स। कितने कॉमन पॉइंट है? तीन। एक अपने पास ए है, एक अपने पास एक्स है, और एक अपने पास बी है। ए और एक्स के बीच में कितने रेजिस्टेंस है? एक, दो और तीन। तीन रेजिस्टेंस है ना। यही सेम कॉन्सेप्ट काम आएगा कैपेसिटर्स में। और फिर एक्स और बी के बीच में कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है? एक। अरे हो गया क्या? क्या सॉल्व कर सकते हो? आंसर आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? सब आर है ना बच्चा, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 4r/3। नहीं समझ आया? ये सारे पैरेलल है, तो r/n, तो r/3, और r के साथ सीरीज में, तो r/3 प्लस r करोगे तो क्या मिलेगा? 4r/3। 4r/3। अच्छा सोचो, अगर मान लो हम तुमको एक सवाल दें ये करने के लिए, क्या बना पाओगे? यहाँ पे 10, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 20, क्या ये व्हीट स्टोन है? अरे व्हीट स्टोन है। कैसे? क्या इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो? अरे हो जाएगा। 20 वाला गायब हो जाएगा ना, तो क्या बनेगा आर इक्विवेलेंट? 10, 6 और क्या? 5 और 3। यहां पे लगा है 10, यहां पे लगा है 6, यहां पे लगा है 5 और यहां पे लगा है 3। तो आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट कितना? ऊपर कितना हो जाएगा? 10, 6, 16, और नीचे 5, 3, 8। अरे क्लियर है क्या? दोनों कैसे जुड़े? 16/3। 16 × 8/16 प्लस 8। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया भाई? 16/3। 16/3। 16, 8, 8 3 24, ठीक है 16/3। अरे क्लियर है क्या? लेकिन सोचो अगर यही सवाल ऐसा हो कि यहां पर लिखा हो 10 ओम, यहां पे कितना ओम था? यहां पे कितना ओम था? 5 था ना। यहाँ 6 और 3 था, तो अब हम कह रहे हैं, अब हम क्या कह रहे हैं देखना, यहां पे 10 है और यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। देखो सुनो, यहां पे 10 है, यहां पर तुम्हारे पास 3 ओम है, यहां पर तुम्हारे पास 5 ओम है, यहां पर तुम्हारे पास 5 ओम है, और यहां पर तुम्हारे पास 6 ओम है। क्या व्हीट स्टोन है? व्हीट स्टोन है? अरे बैलेंस्ड है? नहीं। जानते हो सवाल क्या पूछता है ऐसे जनरली? यहां 10 कर देगा, यहां 5 ओम कर देगा, फिर यहां 5 ओम कर देगा, और यहां 10 ओम कर देगा। अरे क्लियर है? तुमसे कहेगा आर इक्विवेलेंट बैलेंस है कि नहीं है? अरे 10/5 और 5/10 ना, अनबैलेंस्ड है ना। तो आर इक्विवेलेंट निकालने का एक सिंपल सा तरीका है एम। क्या है भाई? एम। इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, क्या लिखोगे? 10 × 5 प्लस इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, यहां से चलेगा ऐसे साइकिल? चलेगा ना। 10 × 5 प्लस 10 × 5 प्लस 5 × 5 प्लस 5 × 10 डिवाइडेड बाई 10 + 5। इन दोनों को जोड़ दो, 10 + 5 प्लस इसको 2 बार जोड़ दो, 2 × 5। फिर से सुनो, है तो बढ़िया, सुनो ध्यान से सुनो। ए बच्चा गधा, सुन सुन सुन, डेल्टा स्टार बनाने बैठ जाओ, उसी से रिजल्ट आया है। सुनो, ये देखो ये देखो। नहीं भाई बहुत पॉपुलर है। ये देखो, यहां पर ध्यान दो, देखना। दो सवाल बनाओगे अपने आप याद हो जाएगा। यहां पे ऐसे लिखा है, यहां लिखा 10 ओम, यहां क्या 5 ओम, यहां क्या 5 ओम, यहां क्या 10 ओम, यहां क्या 5 ओम। ऐसा करो, ऐसा करो, इसमें एम बना लो। क्या बना लो? एम। ठीक है ना। ये न्यूमरेटर लिखने के लिए यहां से चलोगे ऐसे। अरे क्लियर है ना। तो देखो क्या बनेगा आर इक्विवेलेंट। मल्टीप्लाई करते चले जाओ सीक्वेंस में। 10 × 5, ध्यान से सुनना, 10 × 5 प्लस प्लस 10 × 5 प्लस प्लस 5 × 5 ना, प्लस 5 × 5 प्लस 5 × 10। यहां तक समझ गए? अरे क्लियर है ना? क्या
डिनोमिनेटर में ना, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो और इसको 2 बार जोड़ो। अरे क्लियर है ना? तो इसको जोड़ोगे तो कितना होगा? 10 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, समझ रहे? 5 को 2 बार, बीच वाले को 2 बार, तो क्या बना? 10 बचे 50, 10 बचे 50, 50 में 25 और 5 में 50, 50 50 100, 150, 150 क्या 125 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 10, 5 15, 5 20, 5 25, 175 आएगा, सॉरी 175 डिवाइडेड बाई 25, तो 25 से कितना 7 हो, समझे ना? चलो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, सुनो सुनो सुनो, मैं रिजल्ट लिख देता हूं एक। हाँ टाइम हो गया, समझ रहा हूं। किसकी क्लास है इसके बाद? एमडी सर का है बाबा। ये देखो, ये R1, ये R2, ये R3, ये R4 और इसको हमने बोला R5, ठीक है ना? सीक्वेंस याद रखना, सीक्वेंस याद रखना बच्चा। क्या M बना लोगे? M बना लोगे? अब क्या करोगे? क्या लिखोगे? R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2, R1 R2 प्लस R1 R5 प्लस R5 R3 प्लस R3 R4 ना, डिवाइडेड बाई R1 प्लस R3 प्लस 2R5, 2R5। अरे याद रहेगा ना? अबे याद रहेगा ना? M बना ले। हाँ नहीं, वैसा ऐसे नहीं बना ले, ऐसे भी बना सकते हो। नहीं ऐसे नहीं, गलत हो जाएगा, यही बनेगा, इधर से जिधर से करंट जा रही है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये V और ये 0। अरे ठीक है, हाँ हाँ, उधर M उधर ही बनेगा, सीधा M बनेगा। हाँ चलो, और ध्यान दो, बस हो गया? ये सवाल बना पाओगे? 3 2 6, 3 3 2 6, 6 और 3 पैरेलल में जोड़े हैं क्या? 2, 2 और 2 1, 1 और 1, करंट कितना जाएगा? 15 एम्पियर। कितने का? 15 एम्पियर का। फाइंड द करंट विच पासिंग थ्रू द बैटरी। कितना एम्पियर? कैसे जोड़े? 6 और 3 पैरेलल में है ना, कितना होगा? 2, 6 3 18 और 6 3 9, 2 2 और 2 फिर पैरेलल 1, पैरेलल में क्या 2/2 हो जाएगा ना, 1 1 और 1, 1 और 1 सीरीज में है ना, 15 एम्पियर। ऐसे सब बना लिया ना। 2 1, ये देख कैसे ऐसी सेट होके आएगा सवाल। यहां देख क्या लिखा है, 2 1 3, 3 और 3, 3 और 6, 3 और 6 2, 2 और 4 6, 6 और 3 2, 4 2 6 4 10, 12 एम्पियर। यहां से कितना एम्पियर? 12। अब देख डिवाइड हुआ, फाइंड द करंट इन 2 ओम। इसमें करंट निकालना है ना। अरे क्या 3 पार्ट में करंट डिवाइड होगा? अरे होगा ना। तो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे देख कितना हुआ, 12 है ना। तो 12 एम्पियर इधर जा रहा है ना। चले कल सिखाऊंगा, कल सिखाऊंगा, बिना पेन चलाए लगाने वाला मेथड सिखाऊंगा।